बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 12 जो कि उनकी बुक का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड उसके न्यूमेरिकल्स उनको आज हम करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको समझाऊंगा, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 12.1 में वो हमें कह रहा है कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वो कहते हैं एक ऑब्जेक्ट पे दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप उन दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, उन दोनों का आपस में रिलेशन बताएं, जिसमें कि उसने हमें जो गिवन वैल्यूज़ दी हैं वो मैथ्स की दी हुई है, वो 10 ग्राम है। आप उसको सबसे पहले पहले कंप्लीट इसको पढ़ लें, फिर उसको आपको मैं समझाता हूँ। 10 ग्राम चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम है बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, दैट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर। मतलब उसी जितना ही मैग्नीट्यूड में उतना ही जो मैस है वो हमने उसके पास 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब दो मैसेज हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम बता देंगे गिवन डाटा में एज टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल देयरफॉर देयर मैसेज एंड चार्जेस आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स भी फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए चार्ज की ज़रूरत होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए मैस की ज़रूरत होती है। तो हम बता देंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है कि उनके मैसेज और चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे बता देंगे कि जो m1 है वही m2 है। ठीक है, और उन दोनों की वैल्यू सेम 10 ग्राम ही है। अगर मैं इसको किलोग्राम में करूँ, क्योंकि मैथ्स का यूनिट किलोग्राम होता है ऐसा यूनिट, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। एक बात याद रखें, जब भी आप किसी छोटे यूनिट से, क्योंकि ये ग्राम छोटा यूनिट, यह है किलोग्राम बड़ा यूनिट है, जब आप किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो आप डिवाइड करते हैं, जब किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने छोटे यूनिट से बड़े में जा रहे हैं तो हमने 1000 से इसको डिवाइड करके तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। ठीक है, अब हमारा चार्ज जो है वो 20 माइक्रोकूलम है। आप उसको भी लिख लेंगे Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। तो ये हमने लिख लिया, इसको भी Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। हमें पता है प्रीफिक्सेस में माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶, तो ये 7 कूलम एज इट इज़ आ गया। अब वो कह रहे हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, मतलब एक से दूसरे का जो फासला है वो है 10 सेंटीमीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू उसने हमें गिवन दी है, हम इसको भी गिवन डाटा में लिख लेते हैं। तो ये आपने यहाँ पे लिख लिया डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन मैसेज। ठीक है, वो आर इज़ इक्वल टू जो है 10 सेंटीमीटर है। हम सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर से देखें सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो आप 100 से इसको डिवाइड करके तो मीटर्स बना लेंगे, 0.1 मीटर। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन थी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो कांस्टेंट के है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम इसको पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। तो इसका जो फार्मूला है वो है 1/4πε0। अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो ये वैल्यू इसकी आती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी आ गई। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके फिर उनको आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये हमने उन दोनों को रेशो की फॉर्म में लिख लिया, डिवाइड की फॉर्म में, क्योंकि हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, एफ ई हमें पता है फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये वाली सारी वैल्यू के है। ठीक है, हम उसकी जगह पे 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 पुट कर देंगे। Q1 Q2 दोनों सेम है। Q1 की जगह पे 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और यहाँ पे भी 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। और R हमारा था 0.1। ठीक है, तो उस 0.1 का भी हम उसका स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है,
तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपको पता 20 400 हो जाएगा। -6 और -6 पावर्स दोनों से वो सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो ऐड हो जाएंगी -12। तो ये हम इसको कंबाइन लिख लेंगे, 0.1 का स्केल 0.01, 9 को 400 से सेपरेट करके उसको लिख लेंगे दोनों को। ये पावर्स दोनों आपस में वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 10 की पावर -3 आ जाएगा। 0.01 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और इसको 7 डिवाइड करने से ये आंसर आया 7, 10 की पावर -3 एज इट इज़। और ये 10 की पावर -3 का मतलब है 0.3 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो 360 न्यूटन रह गया। ये हमारी आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। वो हमें पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है Fg=G m1m2/r²। तो जब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जी की वैल्यू फिक्स है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11, और मैस भी 0.01 गिवन था, वो सेम है दोनों, तो दोनों की जगह पे 0.01 आ जाएगा। और आर हमें गिवन था 0.1 उसका स्केल, तो ये इसका स्केल 0.01 आ जाएगा। ये एक 0.01 से कट गया, बाकी 6.67, ठीक है, और साथ 10 की पावर -11, और ये 10 की पावर -2, इसको जब साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। अब सेम बेस वैल्यूज मल्टीप्लाई और ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये -11 और -2 मिलके हो जाएगा -13 न्यूटन। अब एफ ई की वैल्यू भी आ गई और एफ जी की भी, तो हम इन दोनों को कंपेयर करने के लिए अब हम इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो ये डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, एफ ई ओवर एफ जी। एफ ई की वैल्यू ये थी, एफ जी की वैल्यू ये, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53। इसकी पावर -13 है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो +13 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी भी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊं तो पॉइंट जो है वो 5 के बाद आ जाएगा, और पॉइंट जो है देखें तो राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो पावर पॉजिटिव आएगी। 1 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 1, तो अब ये 13 और 1 14। अब आप सोच रहे होंगे इसके साथ यूनिट क्यों नहीं है, तो आप देखें दोनों ही फोर्सेस हैं, डिवाइड हो रही हैं। इसका यूनिट भी न्यूटन है, इसका यूनिट भी न्यूटन है, ये दोनों कट जाएंगे, इसलिए इसके साथ कोई भी यूनिट हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 12.1। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो कह रहा है कैलकुलेट विक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो एक बात याद रखें, ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये हमने खुद ड्रा किया है। असल में ये हमारी सिंपल डायग्राम है जिसमें उसने ये क्यू चार्ज एक दिया हुआ है। यहाँ पे वो कहता है इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो आप कैलकुलेट करें, बट विक्टोरियली उसको ड्रा करके उसके मुताबिक। अब आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके कंपोनेंट्स भी हैं। पहले हम उसकी डायग्राम को समझते हैं उसके कंपोनेंट्स के लिहाज से, फिर हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे लिए उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब उसने जो डायग्राम दी हुई है उसमें उसने ये Q1 चार्ज भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम है। Q2 चार्ज भी दिया हुआ है, -1 माइक्रोकूलम है। और उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.60 मीटर दिया है, और यहाँ से यहाँ तक का भी 0.6 मीटर है। और फिर उसने ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 0.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा Q1 और Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 1 है, ठीक है, 1 मीटर। और फिर Q2 और Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। ठीक है, अब एक बात याद रखें, आप देखें Q1 हमारा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस है, और Q भी उसके साथ भी कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस है। अब दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भेजेंगे। तो अगर हम देखें कि Q1 का Q पे इफ़ेक्ट क्या है, क्योंकि उसी पे फोर्स फाइंड आउट करनी है ना, तो Q1 का जो Q पे इफ़ेक्ट है वो ये है कि उस पर वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ भेजेगा, उसको रिपेल करेगा। रीज़न, क्योंकि दोनों के सेम चार्जेस हैं। तो इस पे जो F1 फोर्स है वो कौन सी फोर्स है, जो Q1 लगाएगा Q पे। क्योंकि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, वो कह रहा है कि आप Q पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करें, तो हमने Q को देखना है कि उस पे बाकी चार्जेस कौन सी किस अंदाज में फोर्स लगा रहे हैं। तो देखें Q1 जो है वो Q और Q1 दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। Q1 इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो उसको रिपेल कर रहा है, मतलब इस तरफ भेज रहा है, दूर अवे भेज रहा है अपने से। तो वो हम F1 की डायरेक्शन को ये शो करवा दिया हमने कि ये इस अंदाज में उसको अपने से अवे भेज रहा है। अब बात अगर करें Q2 के लिहाज से, तो आप देखें Q2 पे नेगेटिव चार्ज है, Q पे पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये Q2 जो है Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखें तो ये वाली जो फोर्स है इसको आप नाम दे दें F2 का,
ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन को मैंने बता दिया कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Q1 और Q सेम चार्जेस थे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, इसलिए अवे जा रही थी वो फोर्स। और अगर हम देखें Q और Q2 के दरमियान में तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज मतलब अपोजिट चार्जेस थे, ठीक है, तो उनमें जो फोर्स थी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें जब ये एक फोर्स F1 है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है उसके कंपोनेंट्स भी होंगे। तो अगर हम देखें उसके कंपोनेंट्स को तो ये वाला हमारा कंपोनेंट F1x है और ये वाला हमारा कंपोनेंट F1y, ठीक है, F1 के लिहाज से F1x F1y। अगर ये फोर्स F2 है तो उसका ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F2x और ये वर्टिकल कंपोनेंट F2y। ठीक हो गया। अब आप इस चार्ज पे गौर करें, Q को ज़रा ध्यान से देखें। ये वाला चार्ज इस चार्ज को उधर भेज रहा है, बट ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर लेके आ रहा है, मतलब इसके लिहाज से ये उधर जा रहा है, इसके लिहाज से ये इधर आ रहा है। तो ये ना ही उधर जाएगा ना ही इधर आएगा, बल्कि ये कहीं मिड में दरमियान में रह जाएगा इस अंदाज में। तो ये यहाँ पे उसने बताया हुआ ये जो नेट फोर्स F है इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर आप गौर से देखें तो अगर ये चार्ज कहीं इधर मूव करेगा तो फिर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, वर्टिकल तो कर नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स हमारी लगेगी वो असल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से लगेगी। ये आप जब फाइंड आउट करेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हम डायग्राम के लिहाज से देखें तो यहीं पे समझ आ जाती है कि जो इस पे क्यू चार्ज पे जो फोर्स नेट फोर्स लग रही है वो असल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से ही लगेगी। ठीक है, क्योंकि अगर गौर से देखें तो F1y अपवर्ड डायरेक्शन में, F2y डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। चार्ज जो मूव कर रहा है ना वो उस डायरेक्शन में जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, बल्कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। मतलब वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिस पे वो अफेक्ट कर रही है, F1x और F2x। ठीक है, चार्ज इनकी वजह से जो है वो मूव कर रहा है। तो इस फोर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, यही असल में हमारी नेट फोर्स होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस डायग्राम की आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम इस डायग्राम के मुताबिक अपने गिवन डाटा को जो है वो लिख लेते हैं। तो ये गिवन डाटा में हमने लिख लिया जो चार्ज Q है वो हमारा 4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो हमने उसको लिख लिया 10⁻⁻6 माइक्रो की जगह पे, साथ एज इट इज़। फिर Q1 चार्ज जो है हमारा वो 1 माइक्रोकूलम है, वो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। और Q2 हमारा है -1 माइक्रोकूलम, तो आप उसको लिख लेंगे -1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q एंड Q1। ये Q है और ये Q1 के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, उसको आप R1 का नाम दे लें। ठीक है, 1 मीटर। और जो डिस्टेंस Q और Q2 के दरम्यान में वो भी 1 मीटर है, तो आप उसको भी 1 मीटर जो है वो लिख लेंगे। ठीक हो गया, और उसको आप नाम दे देंगे R2 का। ठीक हो गया, तो ये हमने इसको भी लिख लिया, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q एंड Q2 इज इक्वल टू R2, वो भी 1 मीटर। अब टू फाइंड आउट में हमने क्या करना है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q, मतलब F की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ डायग्राम में ज़रा गौर से देखें तो इस Q चार्ज पे दो तरह की फोर्सेस लग रही हैं, एक F1 एक F2। ठीक है, तो अब ये हम पहले F1 और F2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और देन फिर हम उनका रिजल्टेंट निकाल के तो बताएंगे कि इस Q चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब हम F1 और F2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q। ठीक है, अब हम पहले Q1 चार्ज जो Q पे फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जिसको हमने F1 रखा था। वही फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर कूलम्स लॉ से। और ये K के इक्वल है, हम इसको K लिख लेंगे, हमें पता है इसका ये फार्मूला है। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। K की वैल्यू वही 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। Q1 हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। ठीक है, Q2 की वैल्यू भी। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो Q1 और Q2 के नाम दिए हुए ना, ये असल में Q1 और Q हैं। ठीक है, तो आप इसको कोई भी नाम रख सकते हैं, बट जो हमें गिवन होगा हम उस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप Q2 नहीं पुट करेंगे, बल्कि यहाँ पे आप इसको Q लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब आप इस Q की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। उसके बाद अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 ही रहा, फिर उस 9 को 4 से किया तो 36 आ गया। ये माइनस देखें 10⁻9 10⁻⁻6 10⁻⁻6 सेम बेस है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। -6 -6 -12, उसमें से +9 निकलेगा तो -3 न्यूटन रह जाएगा। और
पावर -3 होने का मतलब है कि 0.3 डिजिट पीछे जाएगा, 2 डिजिट किए हैं तो इधर एक ज़ीरो लगा के हम पॉइंट को इधर ले आएंगे, तो ये F1 की वैल्यू आ जाएगी 0.036 न्यूटन। अब हम अपनी वैल्यू F2 की फाइंड आउट करते हैं जो कि Q2 चार्ज Q पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q, ठीक है। तो उसमें हम फार्मूला में F2 लिखेंगे क्योंकि उस फोर्स को F2 का नाम दिया हुआ था, वही फार्मूला कूलम्स लॉ से के। अब Q1 Q2 की जगह पे Q2 और Q है तो आप उसको Q2 और Q लिख लेंगे। और अब आज के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, Q2 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 और Q की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको वाजे कर दूँ कि ये आप सोच रहे होंगे Q2 -1 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पे माइनस फिर क्यों नहीं लगाया। असल में जब यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे तो ये माइनस साथ आ जाएगा, इधर आंसर में भी साथ आ जाएगा। तो हमें ये पता है फोर्स हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो बस फिज़िक्स में माइनस का साइन जो साथ आता है वो हमें ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। तो वहाँ पे प्लस का साइन था ऊपर, यहाँ पे प्लस का साइन था, इसका मतलब है यहाँ पे सेम चार्जेस थे, फोर्स ऑफ रिपल्शन थी, ठीक है। बस इतना ही ये साइंस हमें बताएंगे। और यहाँ पे इसके साथ ये जो माइनस लगना है तो ये यहाँ पे माइनस ये बताएगा कि Q2 और Q के दरमियान में असल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, कि अपोजिट चार्जेस हैं दोनों, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वैल्यू यही आएगी। बट ये हमें बस इसके साथ जो माइनस का साइन आएगा वो आप लगाएं या ना लगाएं, लगा लेंगे तो माइनस असल में वो वैल्यू का नहीं होगा, फोर्स नेगेटिव नहीं होगी, वो असल में सिर्फ माइनस ये बताएगा कि डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब चार्जेस डिफरेंट साइंस के हैं, ठीक है, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आप उसी तरह से इसको आगे सॉल्व करेंगे। 9 1 ज़र 9 और इसको 4 से किया तो वही 36 आ गया। इन दोनों को पावर्स को आपस में ऐड करने से तो वो 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। फिर -3 का मतलब 0.3 डिजिट पीछे आ जाएगा 0.036 न्यूटन। तो आप गौर से यहाँ से देखें, हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट जब किया तो F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू दोनों सेम आई हैं। तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे कि असल में F1 इज़ इक्वल टू F2 है। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम F1 की जगह पे F2 भी लिख सकते हैं, F2 की जगह पे F1 भी लिख सकते हैं। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में अभी से ही बिठा लेना है। अब जब हमने फोर्सेस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया तो अब हम उनके कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करते हैं ताकि हमारे लिए मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स का फाइंड आउट करना आसान हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम Fx के लिहाज से देखेंगे कि वो जो F फोर्स निकालनी है उसके दो कंपोनेंट्स होंगे ना, एक Fx एक Fy। अब जो Fx कंपोनेंट होगा वो असल में F1x और F2x, मतलब उन दोनों फोर्सेस के x कंपोनेंट्स का इक्वल होगा। तो F1x उसकी जगह पे आ जाएगा F1 cos थीटा और F+F2x की जगह पे F2 cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा था Fx इज इक्वल टू F cos थीटा होता है, ठीक है, और Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। अब बात ये आ जाती है cos थीटा हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम फिगर से फाइंड आउट करते हैं। अब cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप दोबारा से डायग्राम में आ जाएं, ठीक है। आपको पता है cos, आपको वो लाइन याद होगी, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स टू पोज ब्यूटी, ठीक है। अब करली ब्राउन हेयर्स, अब इनका फर्स्ट वर्ड पे गौर करें। करली मतलब सी कॉस थीटा, देन ब्राउन बी मतलब बेस, हेयर्स एज मतलब हाइपोटेन्यूज। तो इसका जो फार्मूला है करली ब्राउन हेयर्स मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे इस डायग्राम पे गौर करें, क्योंकि सेम वैल्यूज़ है ना, ये भी 1 ये भी 1, और वैसे भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं F1 ये फोर्स है, F2 ये, तो ये दोनों सेम है। अब इस डायग्राम पे गौर करें, ये वाली ट्राइंगल पे, तो करली ब्राउन हेयर्स मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस 0.6 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1, ठीक है। तो जो कॉस थीटा का आंसर यहाँ से आएगा फिगर से, वो आएगा 0.60 डिवाइडेड बाय 1.0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है आपको अब ये समझ आ चुकी होगी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0.60 डिवाइडेड बाय 1 कैसे है। तो अब 1 से डिवाइड करें या ना करें वो एज इट इज़ ही रहेगा, तो 0.60। अब जहाँ पे cos थीटा है हम यहाँ पे 0.60 को पुट कर देंगे। अब इनकी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन 1 में cos थीटा की भी F1 F2 की भी यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पर F1 की जगह पे 0.036 आ जाएगा, ठीक है, F1, और साथ cos थीटा की जगह पे 0.60 आ जाएगा।
प्लस F2 की भी वही वैल्यू थी 0.036 और cos थीटा की 0.60। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी सेम वैल्यू आएगी, दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 0.0432 न्यूटन। अब एक्स कंपोनेंट तो आ गया, अब हमें वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो वाई कंपोनेंट हमने फिगर में देखा था कि अगर F1 फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में और F2 का जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक के साथ माइनस का साइन आएगा। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पे आप लिख लेंगे F1 साइन थीटा, ये माइनस इधर बाहर आ जाएगा इस तरह से, और ये F2 साइन थीटा। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं F1 F2 के ही इक्वल है, अगर मैं इस F2 की जगह पे F1 ही लिख लूँ तो F1 साइन थीटा माइनस F1 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि असल में जो नेट फोर्स लग रही है वो असल में एक्स कंपोनेंट्स की वजह से ही लग रही है, क्योंकि वाई कंपोनेंट तो 0 है। अब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वाई कंपोनेंट भी आ गया। तो ये हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, F इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर होता है। एफ एक्स की वैल्यू ये थी 0.0432 उसका स्केयर, प्लस एफ वाई 0 हमने फाइंड आउट किया, 0 का स्केयर 0 ही, और ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा, स्केयर रूट से कट गया, तो हमारी जो एफ फोर्स आई मतलब जो मैग्नीट्यूड आया उन कंपोनेंट्स का वो है 0.0432 न्यूटन। ठीक है, अब आपने ऊपर गौर से देखा है कि वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग तो फोर्स है ही नहीं। ठीक है, हमारा वाई कंपोनेंट तो 0 है, एफ जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे हम फिर इसको साथ यूनिट वेक्टर आई लिख देंगे, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर आई एक्स एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से 0.04321 ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करते हैं थीटा। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला पता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई हमारा 0 था, एफ एक्स हमारी ये वैल्यू थी 0 और समथिंग, आंसर 0, tan इनवर्स 0 मीन 0। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 12.2। तो आज हम इतना ही करेंगे, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो या कोई क्वेश्चन हो जिसकी आपको समझ ना लगी हो, या कोई क्वेश्चन हो जो आपके जहन में हो, आपने पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।